Hello and welcome to HT's weekly talk show, The Interview, and our special segment on civil services. In his village, when kids ran after the car of an IS officer or collector, as he was popularly known, his dad had said, Beta, ek din teri bhi ye gaadi hogi. Whether it was his dad's dream or young Jitendra's resolve, it did happen. Today, Jitendra Kumar Soni, the son of a farmer, is an IS officer who took the civil services exam in Hindi. He didn't stop there. He excelled and bagged awards, wrote books, and was conferred the Sahitya Akademi Yuva Award. A fascinating, compelling, and challenging journey, some parts of which Jitendra Kumar Soni shares with us in this edition of HD's weekly talk show, The Interview, and the 5 Ws with civil servants. Jitendra Kumar Soni in this segment. Welcome to the show, Jitendra Kumar Soni, and thank you for being here with us. Thank you so much, ma'am. Doctor and IAS. Let us begin with that. डॉक्टर एक्चुअली मैंने पॉलिटिकल साइंस में राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन गांधी पर्सपेक्टिव में पीएचडी किया है और आईएएस तो यूपीएससी की परीक्षा 2010 बैच है मेरा, मैंने पास किया है। You are a son of a farmer, and as a kid, when a collector's car passed through the village, you and some of the kids ran after it. Take me through that phase when your father said, "Beta, ek din tum is गाड़ी में बैठोगे." मैम, जैसा आप बता रही हैं कि गाड़ी वाली बात, मैं चूंकि हनुमानगढ़ जिले का रहने वाला हूँ एक गांव में, और गांव में ज्यादातर जब भी कोई बड़े अधिकारी आते हैं, पहले जैसे लाल बत्ती गाड़ी होती थी, तो वो आते हैं तो गांव का पूरा गांव उनको सुनने के लिए, देखने के लिए इकट्ठा होता है। तो ऐसे ही किसान परिवार में हमारे परिवार के लोगों ने भी कहा कि देखो, इतना बड़ा अधिकारी है, बच्चे उसके पीछे भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कि अगर तुम ढंग से पढ़ोगे, अच्छे ढंग से ध्यान लगाओगे, जीवन में तुम्हारा कुछ जो एम है वो बड़ा होगा, तो एक दिन तुम भी इसी जगह पे पहुंच सकते हो। इनको जिला कलेक्टर बोलते हैं, जो आज हमारे इस गांव में आए हैं, और ये जिले के प्रशासनिक परिवार के हेड होते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट इनके साथ काम करते हैं। तो शुरू से ऐसा लगा कि एक ऐसी पोस्ट भी एक डिस्ट्रिक्ट में होती है, एक ऐसी परीक्षा होती है, एक ऐसा पद होता है जिसपे पहुंचने के बाद आप समाज के लिहाज से बहुत कुछ कर सकते हैं। फादर का सपना था और उन्होंने कहा था कि बेटा एक दिन तुम भी ऐसी गाड़ी में बैठोगे। बिल्कुल, परिवार में पिताजी, माँ, चूंकि संयुक्त परिवार था, तो बाकी लोगों ने कहा कि तुम पढ़ने में ठीक हो और मुझे अच्छा लगेगा कि तुम जिंदगी में अगर इस मेहनत करो और इस लेवल पे पहुंच पाओ कि एक दिन हम भी कह पाएं और पूरे गांव को अच्छा लगे कि हमारा बच्चा भी इस यूपीएससी को परीक्षा को पास हुआ और ऐसी जगह पे पहुंचा है। तो पिताजी का निश्चित तौर पे वो सपना था, और उन्होंने ही पहली बार ये चीज समझाई, जो गांव में एक सामान्य समझ होती है, उसके आधार पे पहली बार उन्होंने मुझे यही बताया। तो जो गांव का हमारा बच्चा, जैसे आप कह रहे हैं, उसने कभी सोचा था, और डिड यू एवर थिंक दैट वन डे यू विल क्रैक द आईएएस? जहां तक ये बात है कि मैं कर ही लूंगा, ये तो मुझे लगता है कि बहुत अलग किस्म का एक कॉन्फिडेंस लेवल है, मैं वैसा नहीं कहूंगा। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मेरा आरपीएससी से, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से, जो टीचर का एक रिक्रूटमेंट हुआ था, तो वो मेरी पहली सरकारी नौकरी थी जिसमें मेरा चयन हुआ। तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि यूपीएससी के बारे में बता चुका हूँ कि गांव के अंदर रहने वाले व्यक्ति के लिए, जब बचपन में उसने वो चीज देखी और उसके मन में रहता हो कि अगर आप ऐसी जगह पहुंचते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो मैंने यूपीएससी के लिए खुद को तैयार किया। 2009 की परीक्षा थी, 2010 में। एंड देन यू क्वालिफाइड योर आईएएस इन हिंदी. What were the challenges and what prompted you to take the exam in Hindi? ये हिंदी मेरा मीडियम था एक्चुअली, क्योंकि इसमें मीडियम पूछा जाता है और आप मीडियम ले सकते हैं।
लोग इंग्लिश मीडियम लेते हैं, हिंदी लेते हैं। तो मैं चूँकि हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ और इसलिए मैंने हिंदी माध्यम से को चुना। जहाँ तक चैलेंजेज़ की बात है तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि माध्यम कभी भी किसी के लिए कोई चुनौती हो सकता है। जिस ज़ुबान के अंदर, जिस भाषा के अंदर मैं पढ़ा हूँ, जिसको मैंने समझा है, खाया है, बोला है, पिया है, हर छोटी से छोटी चीज़ मैंने उसमें जानी है, तो मैं उसमें ही अपने आप को सबसे अच्छा अभिव्यक्त कर सकता हूँ। इसलिए मैंने हिंदी माध्यम से ये परीक्षा दी। But is it true that you also wanted to send a message to those living in rural areas that language is not a barrier and those who do not know English can take the exam and should come forward? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक्चुअली मैं सोच ही रहा था कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ पूछेंगी तो मैं इसको ज़रूर लाऊँगा इस पॉइंट को। मैं हमेशा से ऐसा सोचता हूँ कि कभी भी भाषा के आधार पर किसी के मन में कोई भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं आना चाहिए। अगर मैं तमिलनाडु में पैदा होता तो तमिल मैं बहुत अच्छी ढंग से जानता, या मैं वेस्ट बंगाल में होता तो मैं बांग्ला जानता। मैं चूँकि राजस्थान में एक हिंदी भाषी बेल्ट के अंदर रहा हूँ, मेरी मेरी माँ बोली पंजाबी है पर मैं हिंदी से पढ़ा हूँ। तो मैं जितने भी गाँव के बच्चे जिनके मन में कभी-कभी ख्याल आता है कि वो बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े हैं या वो दिल्ली, मुंबई के अंदर बड़े स्कूल्स में नहीं पढ़े हैं, उनके माँ-बाप बहुत गरीब हैं या उनकी भाषा जो है वो हिंदी है या कोई और जो क्षेत्र की भाषा है वो है, इंग्लिश उनको अच्छी नहीं आती है, वो ज़िंदगी में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। मैं उन सारे के सारे जितने भी आपके माध्यम से मेरी बात को सुनेंगे, मैं उनको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भाषा है, ये आपके विचारों को व्यक्त करने का एक तरीका है, या एक ब्रिज है जो 2 लोगों को कनेक्ट करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जिसके अंदर सबसे अच्छे हैं, हमेशा आपको उसी भाषा में बोलना चाहिए। आपने एज एन आईएएस ऑफिसर बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए हैं. यू हैव टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स एंड लेट मी टॉक टू यू अबाउट द बेयरफुट चिल्ड्रन इनिशिएटिव. व्हाट इज इट दैट स्ट्रक यू फर्स्ट कि आपको लगा ये लोग नंगे पांव गांव जाते हैं या स्कूल जाते हैं और आपने उनको, अगर मेरा फिगर ठीक है, 1.5 लाख से ऊपर लोगों बच्चों को फुटवेयर दिया है. मुझे उस इनिशिएटिव के बारे में बताइए. ऐसी क्या चीज थी जो आपको ये स्ट्राइक किया कि ये करना चाहिए और कैसे आपने उसको किया? मैम तब मेरी पोस्टिंग जालोर में थी। पश्चिमी राजस्थान का जिला है जालोर। जनवरी का महीना था। उस वक्त फील्ड में जाते वक्त मुझे कुछ स्कूल के बच्चे दिखाई दिए जो नंगे पांव थे। तो मुझे लगा कि मैं इन नंगे पांव वाले बच्चों को, ये 3-4 बच्चे हैं, इनको तो अभी चरण पादुकाएं उपलब्ध करा दूंगा, यानी जूते उपलब्ध करा दूंगा, पर हो सकता है ऐसे बहुत सारे बच्चे और भी हों। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रशासन में अगर आप किसी 1 या 2 समस्याओं का इलाज करते हैं, समाधान ढूँढते हैं, उनको हल करते हैं, तो वो केवल एक कॉस्मेटिक इलाज माना जा सकता है। तो जड़ तक नहीं जाएँगे तो कई बार निपट नहीं पाती हैं। तो आने के बाद हमने शिक्षा विभाग से स्कूल वाइज़ लिस्ट मँगाई, वो बच्चे जो हमेशा नंगे पाँव आते हैं। तो जालोर के अंदर उस वक़्त ये नंबर लगभग 25,000 के करीब आया था, और नंगे पाँव जाने वाले बच्चों की जो पीड़ा है, जब उनसे बात की तब पता लगा कि सर्दी में भी, गर्मी में भी और बारिश में भी जो नंगे पाँव जाते हैं उनको बहुत दिक्कत है। कई बार तो नंगे पाँव जाना भी पढ़ाई के छूटने की एक कारण बन जाता है। इसमें आपने बड़ा इंटरेस्टिंग नाम रखा है, चरण पादुका. व्हाट वाज द रीजन? चरण पादुका दरअसल क्या है कि जब हम शूज, स्लीपर बोलते हैं तो हमें लगा कि हम लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे। चरण पादुका चूंकि लोग समझते हैं, और नाम जब भी लेते हैं तो एक ऐसा लगता है जैसे आप एक कोई नोबल डीड की तरफ बढ़ रहे हैं, आप कोई अच्छा पवित्र काम कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने चरण पादुका नाम रखा और हमने इसको कन्वे किया, तो मुझे अच्छा लग रहा है बताते हुए कि उस टाइम जब जालोर में हमने 25,000 का टारगेट लिया था, वो लगभग 16-17 दिनों में ही हमें सबका मदद मिला। हमें सिर्फ राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से नहीं, बल्कि दूसरे देशों से भी हमें काफ़ी मदद मिली, और हम एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बच्चों को एक बार के लिए सैचुरेट कर पाने में सक्षम हो पाए। फिर हमने इसको लगातार नाम रखा। फिर चरण पादुका धीरे-धीरे चलता ही गया। फिर लोग जुड़ते गए और अब तक 3 लाख से ऊपर तक पहुँचने की जो संतुष्टि है, मुझे लगता है उसमें ये सही नाम का जो चयन हुआ, इसका भी कहीं न कहीं योगदान है। आपके लिटरेरी बैकग्राउंड की वजह से ये नाम आपने सोचा या आपकी टीम ने सोचा? ये नाम तो निश्चित तौर पे आप कह रही हैं कि लिटरेरी बैकग्राउंड का उसका ज़रूर कोई ना कोई ज़रूर इसमें असर रहा होगा। ये नाम चरण पादुका तब मैंने दिया था, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो किसी भी थीम का, किसी भी पॉलिसी का, किसी भी चीज़ का जब कैची नाम होता है, जो लोगों की जुबान पे चढ़ जाता है, तो याद भी रहता है, लोग
उसको उसको कहते भी हैं, शेयर भी करते हैं और जुड़ते भी आसानी से हैं। तो ये प्रोग्राम अभी भी चल रहा है? आपने जो पूछा है, यह प्रोग्राम बिल्कुल जारी है। अब हम दूसरे राज्यों तक भी इसमें काम कर रहे हैं। हमें जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, समाचार पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी तरीके से सूचना मिलती है, तो हम उस संबंधित स्कूल से कॉन्टैक्ट करते हैं। हमारा काम ये होता है कि हमारे पास दानदाताओं की लिस्ट है। लगभग 100 बच्चों पे 17-18 हज़ार रुपए के करीब खर्चा आता है। तो हम क्या करते हैं, दानदाताओं को उस स्कूल से डायरेक्ट कनेक्ट करा देते हैं। हम केवल ब्रिज का काम करते हैं। हम किसी भी दानदाता से कोई सहयोग नहीं प्राप्त करते। दानदाता ही फिर स्कूल से कॉन्टैक्ट करता है, शूज़ की लिस्ट बनवा लेते हैं नंबर के हिसाब से। 8वीं के बच्चे का जैसे नाम राम है, तो उसका जूते का साइज़ ये है। पूरी लिस्ट लेकर और फिर सारी चरण पादुकाएँ वहाँ पहुँचा दी जाती हैं। एक पॉइंट था जालोर में, व्हेन यू रिस्क्ड योर ओन लाइफ, आपने अपने जान जोखिम में डाल के 8 लोगों की जिंदगी बचाई थी। यू सेव्ड 8 लाइव्स ड्यूरिंग द फ्लड्स। जालोर में क्या है कि जो एवरेज रेनफॉल है वो 350-400 mm के करीब है। एक पर्टिकुलर 3 दिन की टाइम स्पैन में इससे लगभग दुगनी-तिगनी बारिश हुई थी। उस वक़्त एक गाँव में कुछ बच्चे फँसे हुए थे। हमने एयर फ़ोर्स की मदद ली और उस मदद के दौरान पहले जो उनका सोर्टी था, राउंड था, उसमें वो उन बच्चों को रेस्क्यू नहीं कर पाए। फिर दोबारा मैं उनके साथ गया और स्थानीय भाषा में उनसे बात की और उनको कॉन्फिडेंस दिया कि हम आपको बचा सकते हैं। उस वक़्त उन बच्चों के पास मैं ही गया और फिर उन बच्चों को एक-एक करके, बच्चे, उनकी माँ भी साथ में थी, उनको हमने फिर उस रेस्क्यू वाला जो चॉपर था उसमें बिठाया, फिर पास में एक ऊँची बिल्डिंग, हाई राइज़ बिल्डिंग पे उनको छोड़ा। तो वो एक अच्छा मौका था और आपको बड़ा सैटिस्फैक्शन मिलता है कि आप सर्विस के अंदर रहते हुए इस प्रकार काम करते हैं। वो एक ऐसा मौका था, मुझे खुद को भी लगता है कि एक इंसानियत के तौर पे वो मेरा जो एक छोटा-सा योगदान था, उसका सौभाग्य मुझे उस दिन मिला और हम उन बच्चों तक पहुँच पाए। You have often spoken about empowering women. महिला शक्ति की बात आपने काफी बार की है। जेंडर इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहा है? क्या कोई चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस थे या कोई ऐसे ग्रोइंग अप टाइम में कुछ चीजें आपको इम्पैक्ट कर गई, जिसको जब आप सर्विस में आए तो आप उनको प्रैक्टिस में लेकर आए, पर्टिकुलरली विमेन और जेंडर? कई बार क्या होता है कि इंसान योग्य होता है, पर अगर उसको उसकी पीठ पर एक थपकी नहीं मिले भरोसे की, तो वो टूट जाता है या आगे नहीं बढ़ पाता है। हमारी कोशिश बतौर एक भारत के नागरिक के तौर पे भी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक टीम का मेंबर होने के नाते भी हमारी कोशिश ये है कि लगातार हम ऐसी बेटियों को यह माहौल दे पाएँ कि वो अपनी प्रतिभा को सामने लाएँ और साबित कर पाएँ कि वो भी एक सशक्त भारत के अंदर एक निर्माण करने के लिए एक बहुत मजबूत स्तंभ है। You are a successful and an award winning IAS officer. जिंदगी में ग्रो अप करते टाइम या बाद में कितनी थपकियां ऐसी मिली हैं या किसकी थपकी मिली है जिससे आप प्रोत्साहित होकर इतना आगे बढ़ सके हैं? आपने जो सवाल पूछा है इसमें मैं मेरी बचपन की एक चीज़ है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मेरी माँ जो है वो पंजाबी बोलती हैं और या फिर हमारे उस स्थानीय क्षेत्र में जो बागड़ी बोली जाती है वो बोलती हैं। तो घर पे हम सारे पंजाबी बोलते हैं। वो पढ़ी-लिखी नहीं है। तो 10वीं क्लास के अंदर प्रिपरेशन के दौरान मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था। तो उस वक़्त क्या था कि 9th के बच्चों को किसी एक दानदाता ने स्टील के बर्तन वो दिए कि जिनके अच्छे नंबर आए हैं और 10वीं में जो अच्छा नंबर ला सकते हैं, उनको हौसला देने के लिए लेके आते हैं। मुझे पहली बार एक स्टील की प्लेट और 1 गिलास और 6 चम्मच ये मिले। मैं लेकर गया और वो मैंने जाते ही माँ को दिए कि माँ ये आज मुझे मिला है और उनको ये लगता भी है कि तुम 10वीं में अच्छा करोगे, तुम्हारे 9th में अच्छे नंबर आएँगे। तो मुझे लगा कि ये घर पे रखेंगे, माँ को मैंने दे दिए, मुझे खुद को अच्छा लगा, 10वीं में खैर वो तो बात की बात है। फिर 5-6 साल बीत गए, एक दिन मैंने देखा कि माँ कुछ बर्तन लेके खड़ी हैं, मुझे याद भी नहीं है। माँ ने कहा, "जित्तू पुत्त ये तेनू उदों मिले सी, मतलब ये तुम्हें तब मिले थे जब तुम 9th और 10th में पढ़ रहे थे और तुम्हें मिला और देख बेटा ये जो चीज़ है, ये तुम्हें मिली, मैं चाहती हूँ कि तुम ज़िंदगी में ना इसी तरीके से काम करो ताकि तुम्हारी माँ को, पिता को, समाज को, बाकी सब लोगों को अच्छा लगे कि एक बेटा गाँव से निकला और कामयाब हुआ।"
मुझे लगता है वो अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ा हौसला था और माँ ने जिस तरीके से कहा, तो दुनिया के सारे मेडल कागज़ों पे और धातुओं से नहीं बनते हैं। दुनिया के कुछ मेडल शब्दों से भी बन जाते हैं। वो माँ का मेडल था, वो माँ की प्रशस्ति पत्र था, वो माँ की याद थी और वो अब भी सँभाल के रख के बैठी हैं उनको। मुझे बाद में बहुत कुछ मिला, पर उनको हमेशा वही याद रहता है। आपने बहुत सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स किए हैं, सो उन सबको इन्यूमरेट करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज़ समय का अभाव है। लेट मी स्टिल आस्क यू अबाउट योर रास्ता खोलो अभियान। मेरी जब पोस्टिंग नागौर में थी, नागौर राजस्थान का वह जिला है जो काफ़ी बड़ा है जियोग्राफिकली, 17,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और 7 अदर डिस्ट्रिक्ट को टच करता है जिसमें 4 तो डिवीजन हेडक्वार्टर हैं। वहाँ पे रूरल जो परसेंटेज है आबादी का, वो 80% से ज़्यादा है और हम देखते क्या हैं, पूरे देश में ही, मैं नागौर का तो नाम ले रहा हूँ, पूरे देश में गाँवों के अंदर जो खेतों के जो रास्ते हैं, इसमें कई बार विवाद हो जाता है। कोई एनक्रोच कर लेता है, कोई बंद कर देता है, इसमें कई बार जाति बल, भुजबल, धन बल, कोई बहुत सारे कारण हैं और वो व्यक्ति जिसके खेत के जाने का रास्ता बंद है, वो किसान उसको कुछ भी और नहीं चाहिए। उसको देश दुनिया में चल रही बड़ी चीज़ों से मतलब नहीं है। उसको ये मतलब है कि उसके खेत में अगर रास्ता होगा, वो ट्रैक्टर ले जा सकता है, ऊँटगाड़ी ले जा सकता है, खेत को बोएगा, फसल निकालेगा तो घर का उसको किसी को बेटी की शादी करनी है, ज़िम्मेदारी निभानी है। तो हमने इसको ध्यान में रखते हुए एक शुरुआत की थी जिसके अंदर हमने ये तय किया कि हर एसडीएम 3 रास्ते 1 सप्ताह में शुक्रवार के दिन खोलेगा। ये रास्ते जो पहले 20 फीट का था 5 फीट का रह गया उसको चौड़ा करना भी हो सकता है। ये बिल्कुल बंद कर दिया उसको खुलवाना भी हो सकता है। कुछ सालों से पुराने रास्ते चलते हैं पर कागज में उनका रिकॉर्ड में नाम नहीं है तो उनको रिकॉर्डेड करना भी हो सकता है। किसी को बिल्कुल रास्ता नहीं मिला हुआ तो कुछ कोर्ट के मामले थे, कुछ सामान्य प्रक्रिया से होने वाले थे। तो हमने इस पे काम किया और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी जो राजस्व की टीम थी, मतलब रेवेन्यू की ऑफिशियल थे, पुलिस का सपोर्ट था, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, सारे सरपंच का बढ़िया सहयोग मिला। हम वहां पर लगभग सभी तरह के रास्ते, छोटे अतिक्रमण से लेकर रिकॉर्ड में खोलने से लेकर लगभग 10,000 के करीब हम उन रास्तों पे काम कर पाए और साथ ही साथ इन सारे रास्ता खोलो अभियान में खोले गए रास्तों की टैगिंग भी करा दी जीपीएस और जहां संभव हो पाया नरेगा के माध्यम से ग्रेवल रोड भी बना दी ताकि दोबारा कभी उस पर एनक्रोच ना हो और इसको विमेन एम्पावरमेंट से जोड़ते हुए एक पट्टी लगाई जिसपे उस रास्ते की सारी डिटेल कि रास्ता किस तारीख को खोला गया, कहां से कहां तक जाता है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और नीचे गांव की बेटियां जिन्होंने किसी भी फील्ड में अच्छा काम किया हो, पढ़ाई में, खेल में, डांस में, किसी भी चीज में, उनका नाम लिखा। तो इस ढंग से एक बिटिया गौरव पट्टिका भी लग गई, रास्ता भी खुल गया और पक्का ग्रेवल वाला काम जिला परिषद से कराया। तो किसानों के लिए ये बड़ी एक अच्छी चीज रही। चूंकि मैं किसान परिवार से हूं, मैं इस दर्द को समझ सकता हूं कि कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर में पूरी जिंदगी खप जाती है और अगर उसमें भी कई बार समाधान नहीं होता तो आपस की लड़ाई कई बार तो खून खराबे तक पहुंच जाती है। तो उसका लेबर, टाइम, घर का शांति सब चला जाता है। अच्छी चीज ये है कि अब हम इसको अलवर में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आपका एक सक्षम अलवर करके प्रोजेक्ट है शायद। एक्चुअली जो वर्ड है सक्षम, से जो पहला से जो इसका अक्षर है वो समता इक्वलिटी है, क्षय कैपेसिटी बिल्डिंग है और मैं ममता है। एक्चुअली इसमें हमने 3-4 चीजों को क्लब किया है। इसमें जो हमारा जो पहला ध्यान जिस पे है वो है दिव्यांगजन जितने भी डिसेबल हैं उनको असिस्टिव इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल कराने हैं। इसको सैचुरेशन मोड में हमने स्टार्ट किया और हमारी जो सोशल जस्टिस की टीम है, सारे एसडीओ वीडियोज उन्होंने बढ़िया काम किया। हमने पहले आइडेंटिफिकेशन कराया और उसके बाद उनका पेंशन का प्रकरण हो, चाहे उनको कोई किसी को कैलिपर्स चाहिए, किसी को ट्राईसाइकिल चाहिए, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल चाहिए, हियरिंग असिस्टिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो सारी चीजें उनको अवेलेबल कराई। उन पे लगातार काम किया। एक कंपोनेंट ये है। दूसरा कंपोनेंट ये लिया हमने कि इसमें 0 से 19 साल तक के हमारे पास लगभग 15 लाख बच्चे हैं। हमने उन सारे बच्चों को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स को एक अम्ब्रेला के तले लाते हुए एक अभियान सेहत बीसी का एक सब कंपोनेंट बनाया जिसमें उनकी स्क्रीनिंग कराई और 40 टाइप की जो डिजीजेस हैं जो आरबीएस के अंदर इंक्लूड होती हैं उन डिजीजेस को आइडेंटिफाई कराया। लगभग हम 7,000 बच्चों को, अब तक 5 लाख बच्चों को स्क्रीन कर चुके हैं। 7,000 बच्चों को अब तक हमने इसमें आइडेंटिफाई किया इधर सर्जरी के लिए और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तीसरा काम रास्ता खोलो जो आपने पूछा था वो भी इसी का पार्ट हमने बना रखा है। चौथा काम हमने ये किया है कि हमारी जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनसे हम, जो महिलाओं का ग्रुप होता है गांवों में, उनसे हम अलग अलग टाइम पे चीजें कराते हैं। जब ये पलाश का महोत्सव अभी समय चल रहा है तो अभी हमने उनसे हर्बल गुलाल बनाया। अच्छा लगेगा मुझे बताते हुए, 10 क्विंटल गुलाल बनाया था। वो सारा गुलाल हमने एसएचजी के गुलाल को अभी हमने बिक्री करवाया है। इससे पहले हमने उनसे राखियां बनवाई थी रक्षाबंधन के टाइम पे।
तो इस तरीके की चीजें इसमें जोड़ी हैं जिसमें समता, क्षमता और ममता यानी इक्वालिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग और ममता वाले पोर्शन पे हम काम कर पाए। एक बात बताइए, इफ यू विल अलाउ मी टू आस्क दिस क्वेश्चन, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं और रूटीन काम करते हैं। आपका क्या मोटिवेशन है दैट यू जंप द गन, इफ आई मे यूज दैट फ्रेज, और आप रूटीन से हटकर या लकीर से हटकर हमेशा काम करते हैं? व्हाट इज इट अबाउट यू दैट पुशेस यू टू डू व्हाट अदर्स डू नॉट? मैंने जिन चीजों को अपने जीवन में देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार इंसान अपने नाम के पीछे लगे हुए टैग से अगर वो मेज की 2.5-3 फीट की दूरी के उस पार खड़े हुए किसी एक ऐसे आदमी को जो गांव से आया है, जिसकी जिसकी जिसके पास ढंग से चप्पल नहीं है, जिसकी धोती फटी हुई है, उस आदमी के अगर दर्द को हम समझ के काम नहीं कर पाएंगे तो शायद हम न्याय नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ फाइल्स को निकालना और ये काम करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सरकार की विभिन्न स्कीमों को तो फील्ड पे लाएं लाएं, साथ में हर एक एरिया की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उसको समझें। उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा इंटरेक्शन बहुत प्रॉपर होना चाहिए और जहां तक संभव हो अगर हम स्थानीय भाषा जानते हैं, क्योंकि मैं राजस्थानी अच्छे ढंग से समझता हूँ, जानता हूँ, तो मैं तो स्थानीय भाषा में बात करता हूँ, तो मुझसे बिना घबराए अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, रूट कॉज तक पहुंचते हैं और एक स्ट्रेटेजी बनाकर बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ कोशिश करते हैं। और मैंने ये पाया है कि अगर हम इतनी सारी चीजें करते हैं तो वो निश्चित तौर पे पसंद भी आती हैं, वो आपका कनेक्शन भी अच्छा बनाती हैं और धीरे-धीरे आपकी एक टीम बनती है, लोग खुल के अपनी बात रखना शुरू करते हैं। टीम के साथ हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे पास आने वाला व्यक्ति अगर उसका काम किसी ऑफिशियल प्रोसीजर के अंदर अटका हुआ है या उसको सही गाइड करना है तो यथासंभव हम उसकी मदद करें ताकि उसका भरोसा सिस्टम पे बने। यह बात जितेंद्र की नहीं है, यह एक पूरे पद की है, एक पूरे सिस्टम की है और सिस्टम पे भरोसा जिस दिन आम आदमी का बनता है, उस दिन हमारा सबका काम करना सफल होता है। आप एक अवार्ड विनिंग ऑथर भी हैं और आपने किताबें भी लिखी हैं। व्हाई एंड हाउ बुक्स? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लिटरेचर पढ़ता है, लिखता है, सुनता है, लिटरेचर हमेशा इंसान के अंदर जो सेंसिटिविटी होती है, संवेदनाएं जो होती हैं, उसको जिंदा रखता है। तो आईएएस में आने से पहले से भी मैं लिखता रहा हूँ। मेरी उससे पहले जो एक किताब आई थी हिंदी के अंदर, उम्मीदों के चिराग, वो मैंने आईएएस में आने से पहले लिखी थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये पढ़ना, लिखना, ये उस गाँव के जितेंद्र को अभी भी बचा कर रखे हुए है, जो खेत में जाता है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ा है, जिसने ज़िंदगी को देखा है और मुझे लगता है यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि मैं उसको बचा लूँगा ढंग से, तो मैं शायद किसी की पीड़ा को भी ढंग से समझ पाऊँगा। ऑफ कोर्स दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। यू आर अ राइटर प्लस यू आर अ आईएएस ऑफिसर, बट दोनों में से बेटर क्या लगता है? एंड आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड इफ यू हैव टू चूज बिटवीन द टू, बट आपकी प्रेफरेंस या आपको ज्यादा आनंद किस में आता है? चूज़ तो मैं कर चुका हूँ मैम, चूज़ तो मैं कर चुका हूँ कि यूपीएससी पास आउट करके मैं यहाँ आया हूँ। ये मेरा कर्म क्षेत्र है। यह मेरी वो इच्छा है जिसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। साहित्य तो मुझे इस कर्म को और बढ़िया करने की ताकत देता है। मतलब वो मेरे लिए वो एक सहारा है, जैसे परिवार सहारा होता है। वैसे ही लिखना, पढ़ना, ये सब चीज़ें मुझे एक हिम्मत देती हैं। रही बात इस कर्म क्षेत्र की, तो आईएएस के अंदर रहते हुए काम करना, यही मेरी पहली और यही मेरी अंतिम प्राथमिकता है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जो मुझे इसके अंदर और अच्छा करती हैं, वो सब मेरे लिए सहारा हैं और वो मेरी ताकत है। साहित्य मेरी ताकत है, ये मेरा कर्म क्षेत्र है। वक्त कैसे मिलता है? कई बार मुझसे साथी पूछते हैं, तो मैं इसके लिए हमेशा यही कहता हूँ कि मैं व्यस्त हूँ, अस्त-व्यस्त नहीं हूँ। लिखना कभी इस तरीके से नहीं होता कि आपको लगेगा कि अभी धूप है, आप इज़ी चेयर पे बैठे हैं, आपके हाथ में कॉफ़ी का एक कप है, अब आप लिखेंगे। वैसे आप कभी भी नहीं लिख सकते हैं। ये तो लिखने के जो पॉइंट्स होते हैं, की वर्ड्स जो होते हैं, वो कभी भी आपके मन में आ सकते हैं। तो हम उसको छोटा-छोटा कहीं भी उतारा जा सकता है, गाड़ी में ट्रैवल करते वक़्त कोई छोटी चीज़ है, डायरी में उतार लिया, कहीं लिख लिया। बाद में जब कभी भी लगता है कि आराम से आपके पास समय हो आते-जाते, सफ़र में भी चूँकि फील्ड विज़िट में बहुत जाना पड़ता है, 1.5 घंटे, 2 घंटे का टाइम होता है। उस दौरान अगर अपने को लगे कि उसको कुछ एनलार्ज कर सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें और डाल सकते हैं, तो धीरे-धीरे करते चीज़ें कंपाइल होती हैं, रिफाइन होती रहती हैं, जुड़ती रहती हैं और साल, 1.5 साल, 2 साल की मेहनत अगर किसी चीज़ पे की जाती है उसको तैयार करने में, तो फिर वो बुक का शेप ले लेती है। आपके करियर में, और चाहे वो
ऑथर हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो या जीवन लाइफ में, what are the lessons learned and unlearned, and what would be your advice to aspirants who want to join the services? एक तो मैंने ये चीज़ सीखी है कि इस ज़िंदगी में नामुमकिन कुछ नहीं है। जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य पे आप लगातार फ़ोकस रहिए, अपनी वीकनेसेस को पहचानिए, उसको अगर आप दूर कर सकते हैं तो कीजिए, वरना आप कम से कम उसको उस स्टेज में लाइए कि वो आपके जीवन में बाधा ना बने। पहले जीवन के कुछ शुरुआती सालों तक अगर कभी कोई मुझे ये कह देता कि तुम्हें ये बात 10 लोगों के बीच में कहनी है, तो मुझे लगता था मैं कभी कह ही नहीं पाऊँगा। मतलब मंच तो बहुत बड़ी चीज़ लगती थी, ऐसा लगा कि कौन पहुँचेगा, कैसे आप देख पाओगे? पर उसको मैंने जल्दी दूर किया। जिस चीज़ से आपको डर लगता है, जिस चीज़ से आप कतराते हैं, बचते हैं, आप कोशिश करें, थोड़ा-सा उसको समझने की कोशिश करेंगे, वो दूर होगी और जब वो दूर होगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। Since you are a writer and a poet, आपने प्रोज और पोइट्री दोनों में लिखा है, let us wind up this program with one of your verse. हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज कुछ पढ़ दे। मैं आपने पूछा है, मैं एक कविता बोलना चाहूँगा। ये कविता मैंने मेरी बहन के लिए लिखी है और इसका शीर्षक है बहन तेरी बरसी पर। ये बहन को कैंसर होने की वजह से बच नहीं पाई, तो भांजा-भांजी है मेरे छोटे। बहन आज तेरी बरसी पर बचपन की फ़ोटो में देख कर मेरे कंधों पर हाथ तुम्हारा। आज तेरी बरसी पर बचपन की फ़ोटो में देख कर मेरे कंधों पर हाथ तुम्हारा, इतना ही कहूँगा भीगे मन से कि तुम चिंता मत करना बच्चों की परवरिश की। तुम चिंता मत करना बच्चों की परवरिश की, पता है ना तुम्हें कि मामा में 2 बार मामा आता है। देखना तुम ऊपर से अपने कलेजे के टुकड़ों को, कितने बड़े हो गए हैं ना। और अब तो मेरे कंधों और कानों से ऊपर निकलने की जिद में हैं। बाकी सब ठीक है यहाँ। माँ तो बुढ़ाई गई थी तेरे जाते ही। माँ तो बुढ़ाई गई थी तेरे जाते ही, अब भी रसोई में घुसते निकलते रो लेती है दीवार पर लगे तेरे फोटो को देखकर। और कमबख्त गैस चूल्हे की वजह से आँख में धुएँ वाला ढंग का बहाना भी नहीं बना पाती। मैं भी ठीक हूँ, पर किसी की विदाई अब देख नहीं पाता हूँ। त्योहारों और छुट्टियों में तुम्हें ससुराल से लिवाने की इच्छा अब कसक बन गई है। और क्या बताऊँ तेरी बरसी पर, और क्या बताऊँ तेरी बरसी पर, तेरी कुछ एक सहेलियों के तो बच्चे शादी के लायक हो गए हैं। उनसे ये सोचकर मिलता हूँ कि मेरी बहन ने ज़रूर कुछ लम्हे इनके साथ हँसे-ठठाए थे। और तलाशता उनमें वह चेहरा जिसने बचपन में कितनी बार फूंक मार-मार कर ठंडा करके रोटी खिलाई थी मुझे। जो ले लेती थी मेरे हिस्से की डाँट अपने सिर पर, जो अड़ जाती थी, लड़ जाती थी सबसे। एक बात पूछूँ तुमसे, एक बात पूछूँ तुमसे, सच बताना, तुम्हें भाई की गीली आँखें नहीं दिखती हैं? तुम्हें भाई की नम आँखें नहीं दिखती हैं कि पहुँच तो आकर तुम एक बार? माँ अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाती है कि बतिया लो उससे एक बार। बच्चे तो किताब, फ़िल्म या कहीं और माँ देखकर छोटा-सा मुँह कर लेते हैं कि हँसा दूँ इन्हें एक बार, लिपटा लूँ इन्हें सीने से एक बार। बहन, बहन देखना ऊपर से अगर हो सके तो, बहन देखना ऊपर से अगर हो सके तो कि तेरा जाना एक दुनिया का जाना है, कि तेरा जाना एक दुनिया का जाना है। फ़ोटुओं पर पड़ी हुई मालाएँ, फ़ोटुओं पर पड़ी हुई मालाएँ सचमुच बहुत वज़नी होती हैं। फ़ोटुओं पर पड़ी हुई मालाएँ सचमुच बहुत वज़नी होती हैं। हम सबके दिलों पर भी, हम सबके दिलों पर भी एक पत्थर की मानिंद धरी हुई है तेरी फ़ोटो पर लगी माला भी, तेरी फ़ोटो पर लगी माला। Mr. Jitendra Soni, thank you very much. Thank you for your time and thank you थैंक यू, for answering all the questions. थैंक यू सो मच मैम।